तो चित्रपट संगीत में हिंदी पट्टी में थोड़ी सी बेपरवाही श्रोताओं के स्तर पर थी। तो मैं ईमानदारी की बात कह रहा हूँ, इट्स अ कन्फेशन, तो थोड़ा सा अप्रिय एंकर हूं मैं। नमस्कार दोस्तों, अ मेलोडियस लिरिकल जर्नी की ओर से संवादी लहजा में आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं संजय पटेल जी से। यदि आप मालवा क्षेत्र में कभी आते हैं तो आप संजय पटेल जी के नाम से जरूर वाकिफ होंगे। किस तरह से सूत्रधारिता की जाए, किस तरह से बात की जाए, उसका संवाद का लहजा कैसा हो, ये सब देखने के लिए हमें उनसे मिलना जरूरी है। मैं स्वरांगी साने, भुवन सरवटे और अमित जोशी, हम तीनों की ओर से हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ हैं। आपके यहाँ पे कला थी, रंगकर्म था, तो आप एंकरिंग में कैसे आ गए? ये बड़ा एक सवाल है। स्वरंगी में किशोर वय में बहुत ही एक संकोचशील व्यक्ति था। तो चुपचाप बैठे रहना, मध्यम वर्गीय परिवेश की एक कॉलोनी राजेंद्र नगर, इंदौर का उपनगर था, वहाँ महाराष्ट्रीयन परिवेश में 1 साल से जब वाणी आती है बच्चे को, तो 10 साल तक का बोल व्यवहार बच्चा सीखता है। तो वो समय राजेंद्र नगर में बीता। फिर 10वें उम्र के 10वें वर्ष में साकेत जैसे अभिजात थे कॉलोनी में पिताजी ने, तो वो थोड़ा एक बड़ा संकोच, और वो जो अपनी गुलाबाई और गणेश उत्सव और राजेंद्र नगर का वो परिवेश, और वहाँ टंकी हॉल के सामने पंडित सुधीर फड़के के नाट्य पदों का, नाट्य संगीत का वो सारा, और बड़ा बड़ा एक, मतलब मैं भूलता नहीं हूँ उसका, बड़ा समृद्ध सांस्कृतिक, मध्यम वर्गीय लेकिन बहुत समृद्ध। तो वहां से जब आए तो यहाँ पर बड़ा रूखा बड़ा सोफिस्टिकेटेड, शाम के टाइम पे सूट बूट ये सब पहन के, थोड़ा घर के जो घर का गेट होता है उसके पास जो 2 पिलर होते हैं, तो उस पर चुपचाप बैठा शाम तक लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो पिताजी ने इसको ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने देखा कि बच्चे का मनोविज्ञान जो है कहीं ना कहीं ये कुछ अवसाद में है इस विषय को लेकर, कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है रहन सहन का। तो उन्होंने उस संकोच को तोड़ने के लिए विभिन्न प्रयत्न किए। फिर मुझे कॉलोनी में गरबा में और गणेश उत्सव में और होली का चंदा इकट्ठा करने में तो जुड़ता गया, धीरे धीरे तो वो संकोच निकला। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये जो बोल व्यवहार का जो विषय जिस पर हम आए हैं, वहां तक आने के लिए, क्योंकि घर में रंग कर्म था, संगीत था, नाटक, पिताजी रेडियो की एक बड़ी आवाज थे, तो उस आवाज का विरासत में मिलना तो ठीक था, लेकिन उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो उन्होंने मुझे, प्रोफेसर सतीश मेहता का रंग समूह था प्रयोग, उसमें उन्होंने मुझे उसमें कहा कि मेहता साहब इसको बच्चे को आप कहीं दीजिए। तो बादल सरकार का नाटक था जुलूस, उसमें सबसे पहले पहली मेरी मंच पर एंट्री हुई मुन्ना के रूप में, जो भविष्य का प्रतीक है। एक तरफ गुरु होते थे स्वर्गीय महेश तिवारी, एक तरफ होते थे सुशील जौहरी जैसे बुढ़े का रोल, और युवक का रोल मैं करता था उसमें। तो हमने स्ट्रीट प्लेस किए, और नुक्कड़ नाटक की शुरुआत सतीश मेहता, ये मैं था हायर सेकेंडरी मैंने पास कर लिया था, फर्स्ट ईयर की बात है ये, 78-79 हो रहा होगा, तो 16-17 साल की। लेकिन वो जो संकोच टूटा टीम के साथ काम करने का, तो खामोश खामोश खामोश, हल्ला हल्ला हल्ला, शोर शोर, इस तरह के डायलॉग बोलते हुए मैं एंट्री करता था। और फिर योगेंद्र जोशी और कैलाश चोपड़ा और महेश तिवारी, और ये सब बिल्कुल एकदम जैसे कहते हैं ना कि ये तो बिल्कुल नेचुरल एक्टर्स है। तो सारा वो सब संकोच टूट गया। फिर कॉलेज की तरफ आया, पढ़ाई पूरी की, फिर लगने लगा कि म्यूजिक शोज भी थोड़ा थोड़ा शुरू किया था, गाने बजाने की तरफ भी था। मैं बैंजो बहुत अच्छा बजाता था, और इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पर खूब पुरस्कार जीते। लेकिन लग रहा था कि विधिवत शिक्षा अगर लेनी है इसकी, तो फिर पिताजी के मन में था कि तबला बहुत अच्छा बजाता था। अच्छा। तो उन्होंने उस्ताद जहांगीर खान साहब से बात भी की थी कि ये इसको अगर आप सिखा सकते हैं, तो उन्होंने कहा 8-10 दिन बाद आइए भैया इनको लेकर। 8-10 दिन बाद तो खान साहब चले गए, और देश को एक प्रतिभा संपन्न तबला वादक मिलते रह गया। लेकिन ये तो मजाक की बात है, तो मेरी जिम्मेदारी शायद कहीं यही, हाजिरी मेरी यही होना थी। मैंने देखा संगीत में रियाज के लिए समय चाहिए, रंग कर्म में लाइंस याद करना पड़ती है, टीम वर्क है सब। अगर मैंने एक डायलॉग फंबल किया तो आगे टीम टूट जाती है। करियर की तरफ जा रहा था, पिताजी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना चाहते थे, मैं कुछ और करना चाहता था, फिर एडवर्टाइजिंग की तरफ आ गया। तो सेल्फ एंटरप्रेन्योर, घर में बिजनेस की कभी कोई परंपरा नहीं थी। पिताजी ने कहा, मेरे और पिताजी के बीच में 2-3 साल तक
जबरदस्त द्वंद रहा, ओहो। जबरदस्त। इन दिनों में एक आत्मकथा आई है पीयूष मिश्रा की, औकात क्या है, मेरी औकात क्या है, तो वो उसमें जो पिताजी और उनके बीच में द्वंद है, मुझे लगता है भारतीय मध्यम वर्गीय परिवारों में हर जगह मैं ये करना चाहता हूँ वो करना। अच्छा, इतिहास अपने आप को दोहराता है, जैसे मैंने अपने पिताजी की बात नहीं मानी, मेरे बेटे ने भी मेरी बात नहीं मानी, तो वो भी अपने मन की करता है। मैंने कहा छोड़ो, बहरहाल मुद्दे पर आ जाते हैं। तो मैंने कहा कि मैं एडवर्टाइजिंग करूँ। तो एडवर्टाइजिंग का एक रूटीन अपना काम करने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि कोई एक जगह कलाओं से जुड़े रहने के लिए और संगीत से, नाटक से जुड़ने के लिए सब टाइम मांगता है। मुझे लगता है एक कार्यक्रम में मैंने 80 में मैंने साकेत में गणेश उत्सव में एक पुरस्कार वितरण समारोह का संचालन किया। तो उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आए थे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी। उन्होंने मुझे सुना, उन्होंने कहा तुम्हारे, उस वक्त मेरी आवाज फट रही थी, वो एक जो हार्मोनियम चेंज होता है ना, तो ऊपर लगा, उन्होंने कहा आवाज अच्छी है, तो तुम्हारे पिताजी का तुम्हारे पीछे उनको बोलने का, प्रसारण का तुमको वो है। तो संजय, इंदौर में एंकरिंग को लेकर एक जगह खाली पड़ी है सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, अगर उसको तुम पकड़ लोगे तो तुमको उसमें पहचान तो मिलेगी। ये तो मैं तुमको, तो एक तरह से उन्होंने नजूमी की तरह, एस्ट्रोलॉजी की तरह उन्होंने घोषणा कर दी। मैंने आकाशवाणी करती उन्होंने कह लीजिए। हाँ, मेरी आंख। तो छोटी छोटी महफिलों में, कहीं गजल की महफिल में, कहीं सुगम संगीत की महफिल में, कहीं कुछ और, ऐसा करता रहा और धीरे धीरे उसको पहचान मिलती गई। और अब 1978 से बोल रहा हूँ, तो अभी कितने साल हो गए। श्रोताओं, अभी आपने उस्ताद जहांगीर खान साहब जी का जिक्र किया। हमें आपको सबको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उस्ताद जहांगीर खान साहब के गंडाबंद शिष्य पंडित दिनकर मजूमदार जी का इसी संवादी लहजा में हमने एक इंटरव्यू लिया हुआ है। आप उसे देख सकते हैं। आप हमारी इस श्रृंखला को लगातार देख सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मैं स्वरांगी साने, भुवन सरवटे और अमित जोशी, हम तीनों का यह चैनल है और हम अलग अलग व्यक्तित्वों से आपको मिलाते रहते हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं वो संचालन के क्षेत्र में क्या चीजें आनी चाहिए, एक अच्छा संचालक कैसे बन सकते हैं। तो हम ये कुछ गुर जरूर सीखना चाहेंगे आपसे कि कुछ आप हमें बताइए कि अच्छी एंकरिंग के लिए क्या आवश्यक है। मैं एक राज की बात सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ किसी चैनल पर, मैं हूं तो हिंदी का उद्घोषक या हिंदी का सूत्र संचालक या निवेदक, लेकिन मैं सच बताऊं, मैंने एक लाइन कौन सी पकड़ना चाहिए, ये तो बहुत आसान था कि भाइयों बहनों आज आ गया है फिर वही कार्यक्रम, जिसका आपको इंतजार था, तो वो आसान था। लेकिन ऐसा करने से मेरी अपनी शिनाख्त नहीं बन पाती। मुझे मेरे अवचेतन पर सबसे पहले किसी ने असर डाला कि धीरज से अपनी बात को कहो, कोई जोकिंग मत करो, कोई शेरो शायरी करने की जरूरत नहीं। मेरे अवचेतन मन पर एंकरिंग का जो बिंब है और मेरे आदर्श हैं प्रोफेसर वसंत बापट, उनको मैंने पंडित भीमसेन जोशी की कोजागिरी की याद थी, पूर्व शरद पूर्णिमा की, और कार्यक्रम था इंदौर में, और मैंने उनको, भीमसेन जी तो अपना लंबा उनकी एक आइटम 20 मिनट की, 22 मिनट की, उसमें भी वो छोटी छोटी चीजों को जिस तरह से गिरह करके बोल रहे थे, मैं शुरू हो गया था मेरी अपनी। लेकिन मुझे लगा कि ये मेरा एक रास्ता होना चाहिए। तो सुधीर गाडगिल, मंगला खाड़िलकर, अरुण मात्रे कवि, इन सब लोगों को जब मैंने इंदौर में सुनना शुरू किया, आनंद न्यास के कार्यक्रमों, तो इतना अच्छा लगता था। मैंने कहा ये क्या कमाल करते हैं, बिल्कुल एकदम। और ये बात भी समझ में आई कि एंकर इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द शो। उसको ऐसा मत सोचो कि ये फेरिस्त है, इसमें गाने ये बोल दिया, नहीं, आप उसमें तो म्यूजिक था, रंग कर्म था, तो एक अदा के साथ में। लेकिन जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, तो मैंने एक ये तय किया कि जैसे बातचीत करते हुए बात होती है जिंदगी में, एंकरिंग को भी वैसे करना। तो मुझे एक रास्ता मिला उसमें से। तो आपने उसके लिए होमवर्क भी आप करते हैं, किस तरह का होमवर्क करते हैं? प्रताप, जैसे अभी मैं आने वाले दिनों में जैसे पंचम दा पर एक शो कर रहा हूँ, तो नेचुरली अंग्रेजी में जो किताब है RD बर्मन पर वो पढ़ रहा हूँ, मराठी में एक किताब है वो पढ़ रहा हूँ, हिंदी में गूगल पर से। और देखिए, मसाला तो बहुत कुछ अवेलेबल है, अपने शहर में अपने श्रोताओं के साथ में उसको कैसे पुटअप करना है, ये सलीका आपको खुद डेवलप करना पड़ता है। लोगों को कैसे जोड़ना है आपको। क्योंकि मुझे इस बात का बहुत इत्मीनान भी है, इसको गर्वोक्ति नहीं कहूंगा मैं, मुझे इत्मीनान इस बात का कि मैं आयोजक, कलाकार के बीच में कड़ी का कि मैं कनेक्ट बनाना मुझे बहुत जरूरी है। लोकल कोई संदर्भ जोड़कर, किसी संगीतकार का संदर्भ जोड़कर, किसी गायक का जोड़कर, बात लंबी भी ना हो, टू द पॉइंट हो। क्योंकि देखिए, जब देश का प्रधानमंत्री 114 शब्दों में, 120 शब्दों में पूरे मन की बात कह देता है, तो फिर हमको तो और छोटा, वो तो देश का प्रमुख जो है वो अगर छोटा कह रहा है,
तो ट्वीट करके कह रहे हैं हमारे राजनेता, तो अपने को थोड़े से में बात को कहना चाहिए। विस्तार से जो एंकर विस्तार से बचता है, जो एंकर जानता है कि मैं जो कह रहा हूं वो प्रॉपरली रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें सुनने वाले को उचट तो पैदा नहीं हो रही है, उसमें मैं कोई ऐसा लतीफा न गढ़ दूं जो कि आज तो ठहाका दे दे लेकिन कल अगला लतीफा मैं कहां से लाऊंगा, इसकी चिंता मेरे मन में हमेशा होती है। तो आसपास बिखरे हुए चित्रों से अपनी बात को मैं करता हूँ। आपने किससे सुनाना ज्यादा पसंद किया, लतीफों से बचते हुए? अब मेलोडियस लिरिकल जर्नी में हम बात कर रहे हैं संजय पटेल जी से। हम ये जानना चाहते हैं कि किन चीजों को आपने आत्मसात किया, या किन चीजों ने आपको, ऐसे कुछ किस्से आपके जीवन के हैं जो आपको लगा कि हाँ इससे मैं गढ़ा, ये मुझे गढ़ने में मदद कर पाए? बेशक माता पिता का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पिताजी कवि हैं, प्रसारण करता है, लाजवाब रंग कर भी रहे हैं, एक लंबी रंग यात्रा है उनकी, तो वो था घर में। तो शब्द का संस्कार वहां से मिल गया, भाषा वहां से मिल गई, लेकिन निर्भीकता माँ ने सिखाई। मेरी माँ जो है, मैं जब फर्स्ट ईयर में था तब उन्होंने प्राइवेट 11th पास करके और फिर एमपी बोर्ड की एग्जाम देकर, और फिर क्योंकि वो 6-7 तक पढ़ी हुई थी, लेकिन भारतीय विद्या भवन से उन्होंने संस्कृत की प्रथमा पास की। अच्छा। तो और फिर महाराष्ट्रीयन परिवेश में पूरे, तो वो हल्दी कुमकुम और वहाँ महिला मंडल उन सबसे जुड़े रहा, तो उन्होंने मुझे निर्भीकता सिखाई। मुझे अगर कोई बदतमीजी हॉल के अंदर हो रही है और श्रोता अगर बिल्कुल अगर ध्यानाकर्षण अगर मुझे करना है और मोबाइल लेकर बैठा हुआ है, तो मैं बिल्कुल बिना डरे हुए मैं बात कह देता हूँ कि आप महफिल का भी एक आदाब है, उसका एक अंदाज है, उसको कायम रखिए। संगीत कैसे सुना जाता है, कितनी मेहनत एक आयोजक करता है, कितना रियाज एक कलाकार करता है, कितनी गानों की लिस्ट बनती है, कितने रिहर्सल्स होते हैं, तब जाकर एक प्रोग्राम 3 घंटे का बनता है। तो चित्रपट संगीत में हिंदी पट्टी में थोड़ी सी बेपरवाही श्रोताओं के स्तर पर थी। तो मैं ईमानदारी की बात कह रहा हूँ, इट्स अ कन्फेशन, तो थोड़ा सा अप्रिय एंकर हूं मैं। मतलब मुझे वही लोग, मतलब मेरे से बहुत गुड ऐसे, अगर बात कुछ ठीक नहीं आई है तो मैं मंच पर बिल्कुल मैं कह देता हूँ कि आप प्लीज, वो वहां जो बैठे हैं, आप प्लीज, आप क्या कर रहे थे अभी इस गाने पर, मत ऐसा मत करिए। तो बाकी लोगों को तो सबक मिल ही जाता है, कुछ श्रोता को। हाँ, माता पिता के बाद मेरे ग्रैंडफादर जो है, मेरे पूज्य दादाजी, वो बहुत निष्णात संगीतज्ञ, लाजवाब तबला बजाते थे और कृष्ण पदों के 100 से ज्यादा पद उन्होंने रचे, और वो सैलाना रियासत के मुलाजिम थे। तो उस मुलाजिमत की वजह से उन्हें बनारस 40 और 50 के दशक में देश आजाद हुआ तब उनको जाना पड़ता। तो उन्होंने पंडित कुमार गंधर्व को, वो जो हम किस्सा सुनते हैं कि इलाहाबाद में कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और पंडित कुमार गंधर्व वो शामियानी के रस्सी पकड़कर इधर उधर घूम रहे थे, वो कॉन्फ्रेंस मेरे ग्रैंडफादर ने देखी। कुमार जी को वहां उन्होंने बाल पद में, वो 97 की एज में, सन 1998 में एट द एज ऑफ 96 वो उनका निधन हुआ। 96 ईयर, 1902 का जन्म था उनका, और अंतिम दिन तक बिल्कुल चैतन्य रहे। तो उनसे संगीत मुझे खूब लगा, क्योंकि उन्होंने सिद्धेश्वरी देवी, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर। आपने भी बड़े लोगों का जो सानिध्य है, आप कह रहे थे, किस्सा बता रहे थे। हाँ, ये बनारस वाली बात आ गई, तो किस्सा याद आ गया कि इंदौर में जब मैं दिन भर, हमारा एक मालवी शब्द इधर उधर रड़बड़ाता रहता था, तो पिताजी ने कहा कि तुम कहीं, तो एक हमारे यहाँ एक विदुषी थी श्रीमती विभा शर्मा, वो स्टेरॉइड्स की वजह से बेडरिडन हो गई थी। तो उन्होंने मुझे भाषा, संगीत, अदब, उसका मुझे सलीका वहां पर उनके यहाँ खूब मुझे मिला। और वो पंडित मदन मोहन मालवीय की ग्रैंड डॉटर थी, तो उनके पास में रहना, तो वो एक तरह से मेरी मानस माँ थी, और मुझे उनसे क्या क्या चीजें मिली हैं मैं आपको बता नहीं सकता। वो अपने आप में एक लंबा विषय है। आपसे बात करते बार बार हम एक बात आपसे निकल के आ रही है, वो सलीके की बात आ रही है। सुनने वालों में एक सलीका होना चाहिए, और आप जो कह रहे हैं जीने का सलीका आपको एक सीखने को मिला। आज की पीढ़ी में आप ये सलीका कहाँ तक देख पाते हैं, और उसमें स्वाध्याय का जो कितना महत्व आप महसूस कर पाते हैं, और कितना दिखता है आपको कि अभी स्वाध्याय कितने लोग करते हैं? मुझे लगता है कि किताबें जो है वो हमारे बुजुर्गों की तरह अतीत की बनती जा रही है, लेकिन मैं निराश नहीं हूँ। मुझे लगता है कि जिस तरह से अब एक ये कोरोना के बाद में हमारे नए लेखकों में ये समझ में आया है कि जैसे हमारी एडवर्टाइजिंग में कहा जाता है कि आप यू मस्ट नो योर टारगेट ऑडियंस, कि आप किनसे अपनी बात को कह रहे हो। एंकरिंग में भी करना पड़ता है कि क्लासिकल म्यूजिक की महफिल है तो वहां पर आप आमिर खान साहब की बात करेंगे, या वहां पर आप पंडित जसराज जी की बात करेंगे, यहाँ उस्ताद
विलायत खान साहब की बात करेंगे तो समझ में आएगा, हाँ। बिरजू महाराज जी की बात करेंगे तो वहां समझ, लेकिन अगर फिल्म संगीत की म्यूजिक में आप रजब अली खान साहब की बात छेड़ेंगे तो किसको समझ में आना। तो यू मस्ट नो योर टारगेट। तो मुझे लग रहा है कि अब जो लिखा जा रहा है, चाहे वो कविता हो, कहानी हो, वो टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रख के लिखा जा रहा है। तो अब क्योंकि देखिए सर्वाइव तो करना है, प्रकाशक को भी सर्वाइव करना है, लिखने वाले को भी सर्वाइव करना है, जिस तक वो अपनी बात पहुंचाना चाहता है वो अगर पहुंची नहीं तो फिर क्या, किताबें तो घरों में रह जाएंगी और फिर सप्रेम भेंट करके ही बांटना पड़ेगी। जैसे हमारे पिताजी ने इतने वर्षों तक इन्होंने अपने परिवेश को लेकर, अपनी खुशी को लेकर, अपने संतोष को लेकर, अपने गांव को लेकर उसके लिए रचा। इसलिए नहीं रचा कि मेरी ये किताब जो है कोई साहित्य परिषद इसका सम्मान दे देगी या कोई प्रकाशक इसके ऊपर रॉयल्टी पहुंचा देगा। तो वो आत्मसंतोष के लिए ये लोग काम करते थे। लेकिन अब समय बदला है, नई जनरेशन मुझे लगता है कि टेक्निक सेवी है, बट उनको थोड़ा सा ये गाइड करने की जरूरत है कि व्हाट इज गुड फॉर यू, व्हाट इज गुड, व्हाट इज नॉट गुड फॉर यू। एक फर्क थोड़ा सा, आपकी टीम के अंदर एक टेक्निक से जुड़े हुए भुवनेश जी भी हैं, भुवन सर हैं, भुवन सरवटे हैं। तो मैं उनको संबोधित करते हुए कहना चाहता हूं कि एक समय एक चीज बहुत खराब हो रही है, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, उसका फर्क समझ में नहीं आ रहा है। हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत है, सूचना है बहुत है, ज्ञान तो है। जैसे हम बात कर रहे हैं, पिताजी के पास आप बैठे, अपने बुजुर्गों के पास आप बैठे, अच्छे रंग कर्मियों के पास बैठे। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कलाओं में एक अंतर संबंध है, एक अंडर करंट है, उसके अंदर एक रिलेशनशिप है कि ऐसा ना हो कि नृत्य करने वाला नहीं मैं कविता सुनने नहीं चाहता, कविता वाला कहे नहीं मुझे पेंटिंग वेंटिंग मुझे समझ में नहीं आती, पेंटिंग करने वाला कहे कि अरे ये फिल्म संगीत क्या है। ये फिल्म संगीत में भी क्या कमाल की चीजें, शैलेंद्र, साहिर, शकील, मजरू, इन सब लोगों ने जो रचा है वो जिंदगी का फलसफा है। सवाल ये, मैंने नया प्रयोग और किया है चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में स्वरांगी, आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मैंने गायक के आगे संगीतकार को और संगीतकार के भी और आगे कवि को स्थापित करने की कोशिश की है। और ये हुनर मुझे मराठी से मिला है। हाँ। कि लिखा क्या गया है उस शब्द पर थोड़ा सा समझिए, मन रे तू काहे न धीर धरे, ये बात क्यों कही गई है। बहुत बढ़िया। तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, ये एक रंग होने की बात क्या है यहां पर, ये साहिर साहब क्या कह, या शैलेंद्र क्या कह रहे हैं। तो साहिर क्यों कह रहे हैं कि मन रे तू धीर न, वो कह रहे हैं, और इधर ये वाला जो है तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, ये शैलेंद्र कह रहे हैं, या मजरू साहब कह रहे हैं, या प्रदीप जी ने कहा है, या पंडित नरेंद्र शर्मा ने कहा। ये सब क्या है, हमने क्या कह दिया, धुन के आलोक में और गायकी के वैभव में कविता को हमने पीछे कर, मैं उसको लाने, मेरी जिंदगी का मकसद है। मैं बहुत छोटा मुंह बड़ी बात कहूंगी और शायद से आपके साथ बैठ के मैं एंकरिंग क्या सीख पाऊँ, लेकिन एडवर्टाइजमेंट की चीज आ रही है मेरे पे कि हमारे चैनल पर हम कोशिश यही कर रहे हैं कि मल्टीमीडिया के माध्यम से, क्योंकि आप जो बार बार कह रहे हैं कि युवाओं तक कविता को ले जाना है तो उन्हें उनकी भाषा में ही समझाना पड़ेगा। तो हम मल्टीमीडिया के माध्यम से, कि आपको दृश्य भी दिख रहा है, कविता लिखी हुई भी आ रही है, सुनाई भी दे रही है, वो अभिनीत भी हो रही है, कथक भी अभी देखे ना कि स्वानंद किरकिरे, मनोज मुंतशिर, इरशाद कामिल, ये इनकी अपनी पहचान बन रही है। ऐसा लग रहा है कि वो युग ताहिर वाला और वो सब गुलजार तक का एक युग और फिर उनके बाद का युग ये रिवाइव होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका पहला बड़ा शो कौन सा है जो आपने कहा कि आईटीसी संगीत सम्मेलन में? हाँ। मैं श्रोता के रूप में हॉल में बैठा हुआ था। अच्छा। और उस दिन जो एंकरिंग, पहला एक सत्र समाप्त हुआ गायन, और जो दूसरा सत्र था उसमें जो एंकरिंग करने वाला जो व्यक्ति था वो गायब हो गया। तो मुझे टॉर्च लेकर आयोजक ढूंढते हुए आए। आपको ध्यान होगा अभिनव कला समाज के कैलाश तिवारी, वो ढूंढते आए, बोले हमने सुना है कि संजय आया हुआ है। तो मैंने कहा मैं बैठा हूँ, सुन रहा था पीछे, आधा रविंद्र नाट्यगृह के और पीछे वाले भाग में जो खचा खच था, पीछे बैठा हुआ था। उन्होंने कही कि अब 1 मिनट बाहर आइए, शायद कुछ क्या मामला, बाहर आया। बोले वो पंडित शिव कुमार शर्मा जी का अभी वादन है, तो आप उनको एंकर कर देंगे क्या? मतलब आप ये कह दिए कि मतलब पहला बड़ा कार्यक्रम पंडित शिव कुमार शर्मा और जाकिर भाई, और बिना होमवर्क और जाकिर भाई उनके साथ संचालन। तो मेरा पहला शो, मैंने शिव जी के साथ एक बड़ा शो मैंने एंकर किया, जिसमें जाकर के मैंने थोड़ा सा पूछा, थोड़ा जानकारी ली, और एकदम स्वाध्याय का लाभ मिला, सुनने का लाभ मिला। मैं एंकरिंग में आने के पहले मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अच्छा एंकर हूँ कि नहीं, अच्छा एडवर्टाइजिंग लेखक हूँ कि नहीं, लेकिन इस बात का तो मैं पद्मश्री भारत सरकार से मांग सकता हूँ कि मैं बहुत अच्छा सुनकार हूँ। मांग सकता हूँ कि मैं सुनने वालों को अगर पद्मश्री मिलना शुरू हुई तो पहला क्लेम मैं करूंगा कि सुनना जो है ना एक अद्वितीय, जैसे
गाना और बोलना रियाज मांगता है, इसे सुनना भी रियाज मांगता है। इस तो कोई ध्यान ही नहीं देते। डिस्कनेक्ट, ये बात पर ध्यान नहीं देते। डिस्कनेक्ट होकर आप जब लाइव शो से या किसी अच्छी रिकॉर्डिंग को सुनने के लिए जब दत्त चित्त होकर, देखिए कितना कितना एक कलाकार एक तान, एक पलटा, एक परम कोई डांसर आपके सामने है, या एक अगर कोई गत बज रही है सितार पर, कितनी कितनी बार, कितने कितने रियाज। मुझे पंडित विष्णु मोहन भट्ट जी ने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि अभी हम देखते हैं कि मैंने उनसे पूछा था कि पुराने शोज में और आज के शोज में क्या फर्क है। उन्होंने कहा पुराने शोज में हम जाते थे तो सामने कोई श्रोता बैठा, हाँ, तिहाई आई तो हमारी बात में है कि वो पहले समझे देते, यू सब पहले सम की उंगली आ जाती। अब बोले हम ये सब देखने के लिए तरस रहे हैं क्योंकि वो उसमें लगा हुआ है, या यूं लगा मोबाइल लेकर उसमें लगा हुआ है, तो बात तो रह जाती। अब बोले हम उसके लिए तरस रहे हैं कि हमारा वो दौर कब लौटेगा। तो श्रोताओं की ये बहुत जिम्मेदारी है कि जब लाइव शोज में जाएं तो मंच से कनेक्ट होकर सुने। और मैं उसके लिए मैं एक खतरनाक एंकर के रूप में लोगों को मैं बार बार खबरदार करता हूं कि सुन लो इसको। आप जो कह रहे हैं कि एक सलीका होना चाहिए, हर चीज में एक सलीका होना चाहिए, उसमें आप अनुशासन को और आपके जो पारिवारिक आपको जो एक मिला है, और आप परिवार की महत्ता को कितना महत्व देते हैं, कि परिवार की महत्ता, अनुशासन, सलीका, ये सब चीजों को हम लेके जो बदलाव हो रहे हैं। और लड़कियों से उम्र नहीं पूछी जाती, लेकिन आपसे तो कह सकती हूँ कि आप 60 के उम्र में आ गए, पार हो गए। तो आपको क्या लगता है कि अब एंकरिंग में क्या बदलाव आए हैं, और आप उसको किस तरह से विस्तार देना चाहते हैं? एक चीज है, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, होमवर्क कम हो रहा है। एक किस्म की जल्दबाजी है बात को कहने की। क्या जल्दी है भाई? जब बजाने वाले को जल्दी नहीं है, सुनाने वाले को जल्दी नहीं, तो आप भी धीरज के साथ बात को कहिए। बॉडी लैंग्वेज पर बहुत काम किया जा रहा है। शब्द प्रतिध्वनित नहीं हो रहे, शरीर प्रतिध्वनित हो रहा है, हिल रहा है वाइब्रेटर की तरह। तो क्या है, एक अच्छी देह भाषा के साथ में सुकून, अच्छा थोड़ा सा पहनावा तो अच्छा होना चाहिए, वो बिकॉज एस्थेटिक्स का हिस्सा होता है। आज आपके साथ भी बैठा हूं, अगर ठीक ठाक पहन के बैठा हूं तो दर्शकों के लिए कि उनको वैसा दिखना चाहिए, क्योंकि हम एक विजुअल माध्यम से बात कर रहे हैं। तो लाइव शोज में भी होते हैं, तो हम अब रूबरू थोड़ा सा, मैं कहूंगा नए लोगों से थोड़ा सा होमवर्क करें, आसपास तलाशें, पढ़ते रहें। अच्छा, सिर्फ ये सोचने से कि लता जी पर एक शो करना है और वहां सांगली में पैदा हुई थी और दीनानाथ जी की बेटी और इतने गाने गाए और पहला पा लागू कर जोरी और आपकी सेवा में गाया और इनके लिए गाया और अपने नंगे पैरों से माइक्रोफोन हो गया। अब वो बातें अब बहुत बार हो गया, बहुत बार। आपको एक नया उसके अंदर एक फ्रेज क्रिएट करना पड़ेगा कि क्या, जैसे मैंने एक उदाहरण दूं, जैसे वैसे पंचम दा की पहली फिल्म थी छोटे नवाब, तो महमूद साहब की फिल्म थी वो, और उन्होंने कहा था, महमूद ने कहा था कि मैं जब फिल्म बनाऊंगा तो मेरी फिल्म में म्यूजिक डायरेक्टर पंचम दा होंगे। तो ये तो कह दिया कि अब मैं आर डी बर्मन की पहली फिल्म है छोटे नवाब, उसका गीत आपको सुना रहे हैं, लता मंगेशकर का ये गीत, और ये स्वरांगी आपको गाकर सुना रही है, और गीत लिखा है शैलेंद्र जी ने, और सुनिए इस गीत। लेकिन मैं ये कहने की कोशिश मैंने की और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। मैंने कहा लता जी इस गीत को जब सुना रही हैं तो गीत के बोल हैं, घर आजा घिर आई। तो ये घर कौन सा है? अरे वाह! जब सुनते वक्त सुने, ये वो घर है जो कोल्हापुर में छूटा लताबाई का, या वो घर है जिसमें रोजगार की तलाश में सांगली आना पड़ा और मास्टर विनायक को कहना पड़ा कि 4 छोटे भाई बहन माई है, कल चूल्हा कैसे जलेगा? या वो घर है जो नाना चौक में है, जहां से निकलकर 14 किलोमीटर चलाकर, साइकिल चलाकर लता मंगेशकर अनिल विश्वास के घर पहुंचती हैं, वहां पर खाना बनाती हैं और अनिल दा एक गाना बताकर जाते हैं कि आज ये रियाज करके रखना, और जब आती तो पसीने में बिल्कुल डूबी हुई अनिल दा के लिए, खुद के लिए भी खाना बना के रखा हुआ है। ये कौन सा घर है? सिर्फ वो घर नहीं है जो अभिनेत्री पर फिल्माया गया है। क्या बात, क्या बात, आपने उनका भी बता दिया, और ये मोनोटोनस तरीके से भी नहीं बताया कि घिसा पिटा। तो जब आप कविता के पास जाते हैं तो आपको नए चित्र उसमें मिलते हैं। कभी कोई ऐसी घटना ही हुई जिसमें आपने अलग अंदाज में आर्टिस्टों को आपने पेश किया हो, जिससे मालूम पड़े कि ऐसे भी एंकरिंग हो सकती है? क्या बात, आपसे बात करके बहुत हमें आनंद आ रहा है। आप परंपरा से बहुत जुड़े हैं। जब आप कह रहे हैं कि राजेंद्र नगर से मैं यहाँ आया, तब भी आपका वो ठेठ मालवीपन या ठेठ जो है आपका नहीं छूटा है। तो हर जगह पे हर बार हम परंपराओं से बात करते हैं। मराठीपन नहीं छूटा, मराठीपन नहीं छूटा। तो लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ नया करना रहता है, नवाचार लाना होता है। तो परंपरागत तरीके से तो हर बार हर किसी का इंटरव्यू किया जाता है,
आपने क्या किसी का इंटरव्यू इस तरह से भी किया जो परंपरा से हटकर था, लीक से हटकर था? एंकरिंग में ऐसे बहुत इंटरव्यूज में तो होता ही है ऐसा जी। कि स्फूर्त आप एकदम कुछ करते हैं, संचालन लेकिन में भी आपने किया? संचालन में किया। संचालन में अच्छा। क्या क्या होता है कि एक आपको किसी आर्टिस्ट को करना है, तो आप ग्रीन रूम में गए, पंडित जी आपका परिचय दे दीजिए, हाँ। घराना वो अब लेकिन एक ही आर्टिस्ट को अगर आप चौथी पांचवी बार एक ही शहर में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो क्या बार बार आप परवीन सुल्ताना के बारे में बोल रहे हैं तो लाहिड़ी जी या उनके हस्बैंड, या अगर आप शिव जी के बारे में बोल रहे हैं तो फिर उनके पूज्य पिताजी उमादत्त जी शर्मा, फिर वो, तो आप एक ही बात को बार बार तो श्रोताओं को भी अच्छा क्या होता है। एक बात का एंकरिंग का एक टिप दे रहा हूं आपको और दर्शकों को बता रहा हूं, अगर विद्यार्थी हो एंकरिंग, देखिए ध्यान रखिएगा, श्रोता आपको सुनने नहीं आए हैं, श्रोता कलाकार को सुनने आए हैं। आप उसके बीच का और उसके बीच का जो थोड़ा सा समय है उसको भरने का काम दिया गया है जो आपको। तानपुरा भरता तो है जिस तरह हाँ, से। तो आप उसका तानपुरा है, आप लगा के तानपुरे पे गत नहीं बजती है, तानपुरे पर बंदिश नहीं बजती है ना, क्या बात। आप पीछे पीछे साइलेंटली चल रहे। तो ये समझना चाहिए कि आप एंकर हैज टू चैनलाइज अ प्रोग्राम, ही इज नॉट अ प्रोग्राम, गुड। आई एम नॉट अ प्रोग्राम, मैं कार्यक्रम नहीं हूं, मैं कार्यक्रम को चलाने वाली एक कड़ी कैनवास भर रहे हैं हूं। आप। गोया बहुत सारे फूल हैं, उनको एक धागे के रूप में मैंने पिरो दिया है, उसकी कड़ियां हैं, तो चैनलाइज करना है, उसकी गति क्या रहे, उसका टेम्पो क्या रहे, कितने धीरे से कितने जल्दी, कितना सॉफ्ट, कितना तेज, कितना मजाहिया, कितना गंभीर। स्मृति प्रसंग होते हैं तो आपका टोन कैसा होना चाहिए, उत्सव है तो आपका टोन कैसा होना चाहिए, जी। गंभीर बात है, कविता है अच्छी, उस पर आपका लहजा। तो आपको अपॉर्चुनिटी सिखाती है, गलतियां सिखाती है, जो मोनोटोनस होने वाली जो बात है उसको तोड़ दो। दो प्रसंग ऐसे जो मुझे बहुत याद रहे, अभी तो स्मृति शेष हो गए पंडित शिव कुमार शर्मा, तो उनका मैं शायद 5वां या 6ठा कार्यक्रम मैं एंकर कर रहा था। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि आज कुछ नया करें, लेकिन कलाकार के पास तो जाना पड़ता, कलाकार से पूछना पड़ता, उसकी उत्सुकता होती, पंडित जी कुछ नया, अभी पद्म विभूषण मिल गया हो तो वो जोड़ दूं, कुछ और आपकी कोई अभी रिकॉर्ड सिलसिला हिट हो गया, अब इन सब से पंडित जी ये लोग कलाकार लोग ऊपर निकल चुके थे। तो मैंने, अरे वो संजय जी आप हैं, आपको जो ठीक लगे बोल दीजिए, मैंने राग बता दीजिए, उन्होंने कहा राग बता दिया, पहुंच गए। तो मैंने कहा नमस्कार दर्शकों, श्रोताओं, आज पंडित शिव कुमार शर्मा को हम सुनने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। तबले पर उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब के शागिर्द, और आज आपको ये राग सुनने को मिलने वाला है। मैं पंडित जी के बारे में मैंने उससे इजाजत ली कि आज मैं उनके बारे में उनसे और उनके और आपके बीच में मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, तो आज मैं इतना ही कहूंगा कि हम पंडित शिव कुमार शर्मा को सुनने वाले हैं। तो देखिए, इसमें छोटा सा हमारे यहाँ कलाओं के बारे में कहा गया है कि सत्यम शिवम सुंदरम, तो सत्य ये है कि आप पंडित शिव कुमार शर्मा से रूबरू हैं। सुंदर सत्यम और फिर सुंदरम तीसरा ले लिया, शिव जी स्वयं बैठे हैं, सत्य शिव, और पंडित जी सुंदर तो हैं ही, उनसे ज्यादा सुंदर भारतीय शास्त्रीय संगीत में ऐसा क्लैप उस रिकॉर्डिंग के अंदर है, शायद मेरे ख्याल से कुछ सेकंड्स तक वो क्लैप चलता है और लोगों को लगा कि यार जान छूटी, अब पंडित जी को सुने और फिर ट्यून यून कर रहे हो, टाइम लगता है। एंकर इतनी जल्दी अगर हट जाए तो वो हीरो बन जाता है कभी कभी, और बहुत मतलब मौके की और बात मौके की बात। था। ऐसा बेगम परवीन सुल्ताना का कंसर्ट, और 13 जनवरी की रात, अगले दिन आपका मकर संक्रांति, और लोगों को पूजा और नया ये मल मास समाप्त होता है और लोगों को पूजा, और इंदौर में ही कार्यक्रम वो उनको भी 3-4 बार पहले इंट्रोड्यूस कर चुका। मैंने कहा आज बेगम साहिबा बैठी, मैं आज आपको जो भी राग सुनाने वाली है वो सुनाएंगी, सोचिए बिहाग आपको सुनाने वाली है और बंदिश के बोलिए। मैंने कहा मैं बेगम साहिबा के बारे में बहुत बोल चुका हूँ, आप इंदौर में न जाने 60 के दशक से आप उनको सुन रहे हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि कल मकर संक्रांति है और 3000 लोग सामने बैठे हैं, तो मैंने कहा हमारी संस्था के पास में इतने लोगों को खिलाने के लिए तिल और गुड़ नहीं था, तो इसलिए आज हम परवीन सुल्ताना को लेकर आए हैं, तो इनके स्वर का तिल गुड़ आप खाइए और सुनिए राग बिहाग। इतनी सी बात कह के मैं ये गया और वो गया और पीछे आकर बैठ गया, तो वो मुझे बेगम साहिबा देख के कहाँ अरे क्या बोल दिया, फिर आया वापस से, क्या बोल दिया आज तो, अच्छा वो भी मराठी बहुत अच्छी बोलती है, तो मुंबई वासी नहीं है वो, तो उन्होंने कहा ये है क्या म्हटलं आपण, मैंने कहा तिल गुड़ खिलाना आज आपको। तो ऐसे बात बन जाती है कभी कभी, जैसे कहते हैं ना गाने में कि राग रसोई पागड़ी, कभी कभी घर से आप सोचकर नहीं निकल पाते, बिल्कुल बिल्कुल घर से एंकरिंग के लिए एंकरिंग की स्क्रिप्ट होना चाहिए पास में, लेकिन अवचेतन मन ज्यादा आपका काम करता है, आपकी विजडम का, मतलब वो एक दिन का नहीं, वो सालों की रियाज, इसकी भी एक रियाज जो यदि होनी चाहिए आपको। बहुत अच्छा लगा, और आप जो छोटी बातें कह रहे हैं, तो मेरी बहुत छोटी छोटी कविताएं, और मैं यदि चाहूंगी कि महाराष्ट्र साहित्य अकादमी से किताब प्रकाशित हुई है, हस्ती बहुत है,
यदि आप उसमें से कोई कविता पढ़ें तो मुझे बहुत अच्छी लगी है, मैं अवश्य आपसे जानना चाहूंगी। तो ये भी वाचिक परंपरा का एक हिस्सा है कि किसी चीज को कैसे पढ़ा जाए और शब्दों के वजन पर कायम कैसे रहा जाए। तो मैं सुना रहा हूँ कवियत्री स्वरांगी साने की कविता संग्रह वो हस्ती बहुत है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका शीर्षक है वह हस्ती बहुत है, लेकिन जब बोला जाता है तो वह को वो बोला जाता है, वो हस्ती बहुत है। तो वाचन भी जैसा कि वाचन से वाचिक शब्द आया है, तो वाचन भी एंकर पर्सन्स को कई बार ऐसा होता है कि ये नहीं है कि आप मन से सब कुछ भी लगाया जा रहा है, कुछ कुछ आपको कागज पर लिखा हुआ भी पढ़ना पड़ता है। तो उसमें धीरज और सब्र की बात मैंने कही, और फिर जब आप शब्द पढ़ रहे हैं तो शब्द की प्रतिध्वनि पूरी श्रोता तक पहुंचना चाहिए। तो मैं स्वरांगी साने के काव्य संग्रह वो हस्ती बहुत है से मैं 2 कविताएं पढ़कर सुनाना चाहूंगा। पहली कविता है पीहर। कविता में जाना मेरे लिए पीहर जाने जैसा है। कविता में जाना मेरे लिए पीहर जाने जैसा है। मुकाम पर पहुंचते ही लिवाने आ जाते हैं शब्द। दिमाग का सारा जरूरी गैर जरूरी सामान रख देते हैं कल्पना की गाड़ी में। घूमती हूं मन की सकरी चौड़ी सड़कों पर, दरवाजे पर ही खड़ी होती है हंसती मुस्कुराती कविता, वो मां होती है मेरे लिए। दरवाजे पर खड़ी होती है हंसती मुस्कुराती कविता, वो मां होती है मेरे लिए। जब लौटती हूं तो सारे गैर जरूरी सामान का संपादन कर छोड़ने आते हैं पिता की तरह विराम चिन्ह। कविता के घर से इस तरह लौट आती हूं जैसे लौटती है लड़कियां मायके से कुछ लेकर। बहुत कुछ लेकर। कविता के घर से इस तरह लौट आती हूं जैसे लौटती हैं लड़कियां मायके से बहुत कुछ लेकर। स्वरांगी साने की दूसरी कविता है हंसी। उससे पूछा जाता है कैसी हो, वो ठीक ठीक जवाब नहीं दे पाती, सोच में पड़ जाती है। लगता है सच कह दे, फिर सोचती है इस प्रश्न का कोई मानक उत्तर ही दे दे। वो सच बताना चाहती है कि तभी दूसरा सवाल दाग दिया जाता है, फिर तीसरा, चौथा। उसके पास किसी सवाल का कोई तयशुदा जवाब नहीं होता। वो हंस देती है। पूछते हैं उससे इसमें हंसने की क्या बात है। हाँ, हंसने वाली कोई बात नहीं होती, दरअसल वो रोना चाहती है। हालांकि जब जब वो रोना चाहती है हंस देती है, और सब कहते हैं वो हंसती बहुत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, हम बात कर रहे थे संजय पटेल जी से। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं कि आज उन्होंने अपना समय हमें दिया। हम जान रहे थे कि एक अच्छे संचालक को किस तरह से सूत्र संचालक होना चाहिए ताकि वो हर बात को सूत्रबद्ध तरीके से आपके सामने रख पाए। ऐसे ही अलग अलग व्यक्तित्वों से आप सुनते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अ मेलोडियस लिरिकल जर्नी की ओर से मैं स्वरांगी साने, भुवन सरवटे और अमित जोशी आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।